नंद वसुदेव के चचेरे भाई थे। नंद गांव में रहते थे। उनके गांव में काफ़ी बड़ी खेतीबाड़ी थी। एक बड़े पैमाने पर गौ पालन करते थे। नंद गांव में उनकी एक छोटे मोटे राजा जैसी ही प्रतिष्ठा थी। उस दिन नंद यशोदा के साथ बैलगाड़ी लेकर घूमने के लिए मथुरा आए थे। साथ में एक सेवक भी था। वह सायंकाल अपने भाई वसुदेव से मिलने चले गए। वसुदेव जब राज दरबार का कार्य संपन्न करके अपने मथुरा वाले निवास पर पहुंचे तो नंद और यशोदा को देखकर चौंक गए। उन्हें देखकर वसुदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका मुखमंडल खिल उठा। अरे नंद भैया, यशोदा भौजी, आप लोग कब आए? बस अभी 1 घंटा पूर्व ही आए हैं, नंद जी बोले। तो तभी मुझे सूचना भेज देते ना, मैं तो तुरंत आ जाता, वसुदेव बोले। अरे वसुदेव, मैं जानता नहीं हूँ कि दरबार में काम को तुम बीच में छोड़कर नहीं आ सकते। उसके लिए तुम्हें विवश करना भी ठीक नहीं। तुम्हारे सेवकों ने यहाँ हमारी खूब सेवा की है। हम नगर में घूम घूम कर थक गए थे, तो तुम्हारे आने तक आराम भी कर लिया, नंद ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया। वसुदेव ने अपने सेवकों को बुलाया। सेवक आया तो बोला, देखो नंद जी की गाड़ी को चलाकर जो बैल आए हैं, उनके आराम और चारे पानी का ठीक से ध्यान रखना। साथ में जो सेवक और गाड़ीवान वहाँ आए हैं, उनका समय पर खाना पीना देते रहना, इसमें कोई चूक ना हो। जी मंत्री जी, सेवक कहते हुए चले गए। तो वसुदेव यशोदा से बोला, कैसी हो भाभी? मैं अच्छी हूँ देवर जी। रोहिणी बहन कैसी है? वह भी स्वस्थ है, प्रसन्न है। बहुत दिन से तुम दोनों हमारे गांव नहीं आए। एक दिन रोहिणी बहन को लेकर आ जाओ। जी अवश्य। कहिए, आपके घर परिवार में सब कुशल तो है ना? हाँ हाँ, घर में सब कुशल हैं, नंद जी बोले। खेती बाड़ी और गाय में कैसी है? प्रभु की कृपा से सब अच्छा है। गायें भी आनंद में हैं। गोवंश का तुम जानते ही हो, दिनों दिन उसमें वृद्धि होती रहती है। खूब गायें हैं हमारे पास, कई ग्वाले रख रखे हैं उनकी देखभाल के लिए। भाभी तो दूध बिलोते बिलोते थक जाती होगी। अरे भैया, मैं अकेली कितना दूध पी लूँगी? भला 46 ग्वालन रखे हैं आपके भैया। खूब घी एकत्र कर लेते हैं और हाट में बेच आते हैं। छाछ गांव के गरीबों में बढ़ जाती है। गोबर के हम कांधे उपले थाप लेते हैं। घर भर में आग जलाने के काम आते हैं। कुछ गोबर की खाद बन जाती है। वसुदेव हंसने लगे। भाभी खूब अपना स्वस्थ बना रही हो और गांव के गरीबों को छाछ पिलाकर पुण्य भी कमा रही हो। सब ईश्वर की कृपा है भैया। तुम सुनाओ, तुम्हारे तो ठाठ हैं, मंत्री बन गए हो, खूब चलती होगी तुम्हारी। अरे भाभी, वसुदेव हंस पड़े। राजा जी और मैं तो स्वयं को प्रजा का सेवक ही समझते हैं। उनकी सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। प्रजाजन पर रोब करने की हमारी आदत नहीं है। सो तो मैं जानती हूँ भैया, सब बस ऐसे ही हंसी ठिठोली कर रही हूँ। एक बात तो बताओ। पूछो भाभी। सुना है तुम दूसरा विवाह कर रहे हो। अरे भाभी, वसुदेव चौंके। अब आपको किसने बताया? यशोदा बोली, हमसे मत बनो लाला। तुम ना बताओगे तो क्या कोई बात पता न चलेगी हमें? और यह भी पता है कि देवकी से विवाह कर रहे हो। कह दो ये भी झूठ है। वसुदेव बोले, नहीं भाभी, तुम्हें झूठा क्यों कहूँगा? तुम्हारी बात सच्ची है। विवाह की बात चल तो रही है। यशोदा बोली, देखो हमने पता लगा ही लिया ना देवर जी, हमसे ना छुपा सकते हो तुम। नहीं भाभी, आपसे कैसे छुपा सकता हूँ भला? पर यह बताओ, तुम्हारा रोहिणी से मन भर गया है क्या? नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। रोहिणी मुझे जान से भी प्यारी है, पर कोई संतान न हुई तो वही जिद कर रही है। इधर कंस को जाने क्या सूझ रही है कि वह भी मेरे बहुत दिनों से पीछे पड़ा है कि देवकी से विवाह कर ले। तो यह बात है तुम्हारी। कंस से मित्रता भी बहुत पुरानी है, इसलिए वह देवकी से तुम्हारा विवाह कर अपनी मित्रता को और पक्का करना चाहता है, नंद जी बोले। हाँ भैया, ऐसा ही समझ लीजिए, वसुदेव ने स्वीकार किया। यशोदा बोली, किंतु देवर जी, आजकल कंस की करतूतें जो सुनने में आ रही है वह अच्छी नहीं है। कहीं तुम फंस न जाओ। इस कंस के परिवार से तो दूर ही रहो। क्या करूं भाभी, अब देवकी के साथ बात इतनी आगे बढ़ गई है कि मैं विवाह से मना करता हूं तो उसके हृदय पर आघात लगेगा। तो देवर जी, तुम दोनों में क्या बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब उसके हृदय पर आघात लगने की भी चिंता करते हो?
यशोदा हंसते हुए बोली। आज वे ठिठोली करती जा रही थी। नंद भी यशोदा की बातों पर हंसने लगे और उन्हें हंसते देख वसुदेव भी हंस दिए। यशोदा बोली, तुम जानो भैया, पर यह याद रखना कि भाभी ने क्या कहा था। अब क्या कहूँ भाभी, महाराज तक बात पहुँच गई है और उन्होंने स्वयं हमारे विवाह का मुहूर्त निकालने का आदेश भी राज ज्योतिषी को दे दिया है। अब तो जो होगा देखा जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता। लगता है तुम्हें भी देवकी से प्रेम हो गया है। यशोदा ने रहस्यात्मक भाव मुद्रा बनाकर ऐसे वसुदेव से पूछा कि नंद को भी हंसी आ गई। वसुदेव तनिक झटपटाते हुए बोले, जब विवाह की बात इतना आगे बढ़ गई है तो मैं और देवकी भी याद कर कहीं एकांत में मिल लिया करते हैं। इससे प्रेम तो पनपता ही है ना भाभी। हाँ हाँ, सही बात है। चलो अच्छा है। सुना है देवकी भी अपनी दूसरी बहनों की भांति अच्छे गुण स्वभाव की है। बस यह कंस ही न जाने कहाँ से ऐसा निकला है निगोड़ा। स्वयं राजा उग्रसेन देवता स्वरूप व्यक्ति हैं। नंद जी बोले, अच्छा है वसुदेव, तुम विवाह कर लो। तुम्हारी भाभी को तो जो उचित लगा उसने कह दिया। तुम्हें तो विवाह देवकी से करना है, कंस से थोड़ी ही ना करना है। जी भैया, यही सोच रहा हूँ, वसुदेव बोले। यशोदा बोली, विवाह का मुहूर्त निकालते ही हमें अवश्य बताना भैया, देखो भूल न जाना। अरे भाभी, आपको और भैया को कैसे भूल सकता हूँ। नंद भैया मेरे चचेरे भाई नहीं, पक्के मित्र भी हैं। बचपन से साथ में खेले कूदे हैं। वसुदेव से यह सुनकर यशोदा सहित वह तीनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। वसुदेव से मिलकर अगले दिन नंदराज और यशोदा अपनी बैलगाड़ी में बैठे आपस में बतियाते हुए अपने गांव वापस लौट रहे थे। गाड़ीवान और सेवक आगे बैठे अपनी बातचीत में लीन थे। उन दोनों से कुछ पीछे इधर गाड़ी के मध्य में बैठे नंद और यशोदा भी अपनी बातों में लगे थे। यशोदा, कंस के विषय में तुम कल वसुदेव से पूछ रही थी ना। हाँ, मैं यही सोचकर अचंभे में हूँ कि पूरा परिवार और कुटुंब कबीला अच्छे गुण स्वभाव का है, पर यह कंस ही न जाने क्यों ऐसे राक्षसी स्वभाव का निकल आया है। यशोदा को कल की बातें फिर याद आ गई थीं। मैं बताता हूँ कि उसका राक्षसों जैसा स्वभाव क्यों है, किंतु देखो किसी से ना कहो तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा। यशोदा ने चौंक कर नंदराज को देखा। ऐसी क्या बात है जो मुझे भी बताने से पहले इतना सोच रहे हो। हाँ यशोदा, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सच्ची होती हैं, किंतु किसी के आगे कहने की नहीं होती हैं। तुम वचन दो कि किसी से ना कहोगी। अच्छा ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि किसी से नहीं कहूँगी। हाँ तो सुनो, सत्य यह है कि कंस राजा उग्रसेन के यहाँ जन्मा अवश्य है, किंतु वह राजा उग्रसेन का अपना रक्त बीज खून नहीं है। क्या कह रहे हो जी? यशोदा को विश्वास नहीं हुआ। देखो, विश्वास करो तो मैं आगे बताऊं। यह अति गोपनीय सूत्रों से बात पता चली है। सामान्य जन्म में से कोई यह तथ्य नहीं जानता। किसी से कहोगी तो मानेगा भी नहीं, किंतु यह सत्य ही है। अच्छा तुम आगे तो कहो। हाँ कहता हूँ, सुनो। उग्रसेन महाराज की पत्नी पवन रेखा जी एक बार अपने मायके गई थी। तब एक गंधर्व दूर मलिक देवताओं में निम्न जाति के लोग जो देवताओं की सभा में नृत्य और संगीत का कार्य करते हैं, रानी पवन रेखा पर मोहित हो गया था। जब वह सीधे तरीके से पवन रेखा जी के काम कीड़ा करने में सफल ना हुआ तो उसने गलत रास्ता अपनाया। उसने सम्मोहन का सहारा लिया और रानी को अपने वश में कर लिया। फिर वह बहुत दिनों तक रानी के साथ अपनी इच्छा पूर्ति करता रहा। उसके पश्चात रानी अपने ससुराल अर्थात उग्रसेन के महल में वापस आ गई और यही रहने लगी। उचित समय आने पर कंस का जन्म हुआ। यशोदा चौंक कर बोली, तो क्या सचमुच ऐसा है? तभी तो कंस बिल्कुल निराला निकल रहा है, दुष्ट और राक्षस। किंतु एक प्रश्न मन में आ रहा है। नंद ने पूछा, क्या? रानी पवन रेखा और उस गंधर्व के मध्य बने इस गोपनीय संबंध का रहस्य बाहर कैसे आया? आपको भी जो सुनने में आया है तो बात कहीं से तो पता चली होगी। जो बात राजा उग्रसेन को पता नहीं, वह मलिक या पवन रेखा के अतिरिक्त किसी तीसरे को कैसे पता चली होगी? हाँ जी, तुम ठीक सोच रही हो यशोदा। हुआ यह कि एक दिन कंस गंधर्व मलिक से कहीं भिड़ गया। मल्लयुद्ध हुआ और कंस ने दूर मलिक को हरा दिया। तब बातों ही बातों ने उसने कंस से पूछा कि मुझे हराने वाले आखिर तुम हो कौन?
किस वंश से हो? नंद अभी बता ही रहे थे कि यशोदा को यह सब रहस्य और अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही समझ आ गया। यशोदा नंद की बात काटकर बोली, कंस ने कहा कि मैं राजा उग्रसेन और माता पवन रेखा का पुत्र हूँ। बस गंधर्व मलिक के मुंह से निकल गया कि हाँ, ऐसे दुष्ट लोग किसी अबला नारी के सचित्र और प्रतिष्ठा की कहाँ चिंता करते हैं। उस दुष्ट गंधर्व ने सारी कथा कंस को ही कह सुनाई और फिर कह दिया कि तुम तो मेरे ही पुत्र हो। नंद कहकर चुप हो गए और कंस ने मान लिया। यशोदा ने पूछा, उस दुष्ट को छोड़ दिया? नहीं, कंस ने यह जानकर कि उस गंधर्व ने उसकी माता से ऐसा दुष्कर्म किया तो क्रोधवश में गंधर्व को मार डाला। अच्छा किया उस दुष्ट को मार डाला, उसका यही परिणाम होना चाहिए था। यशोदा यह सुनकर बड़ा संतोष हुआ, किंतु तब से कंस का व्यवहार और चरित्र बिल्कुल बदल गया। वह अब राजा उग्रसेन के प्रति भी घृणा से भर गया है और माता के प्रति भी। तब से उसे दूसरे लोगों पर अत्याचार करने में आनंद मिलने लगा है। यशोदा बोली, कंस के व्यवहार में यह बदलाव इसलिए आ गया है क्योंकि अब वह अपने जन्म लेने में से स्वयं से ही शर्मिंदा है। कहना चाहिए कि वह दूसरों के प्रति इसलिए कट्टर हो गया है क्योंकि वह स्वयं से आक्रोशित है। हाँ यशोदा, तुम ठीक समझ गई हो। नंद बोले, अब यह विषय बदल देते हैं। अधिक देर तक इस बात पर चर्चा करना ठीक नहीं है। यहाँ हम गाड़ी में अपने सेवकों के साथ बैठे हैं, वह हमारे मुख से ऐसी बात सुनेंगे तो उन पर बुरा असर पड़ेगा। चलो अब कुछ दूसरी बात करते हैं, यशोदा बोली। दोस्तों, भगवान कृष्ण की यह गाथा आपको कैसी लगी? आगे भी भगवान कृष्ण की गाथा सुनने, पढ़ने और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।